हेलो एंड ग्रेट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही प्यारा सा वीडियो जो कि है पंचायती राज के ऊपर, और जिसमें हम देखेंगे वेरियस टाइप के अमेंडमेंट किस तरह से हमारे देश में पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस एजुकेशनल वीडियो को। तो मैं पेजेस ऑन कविता पे स्वागत करती हूँ आपका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन दिया गया है जिसमें उन्होंने बताया है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस। हमारे भारत का जो भविष्य है वो कहाँ पे है, वो है गांवों के अंदर। और सच बात भी है कि हमारा जो मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे सरवाइव करती है, विलेजेस के अंदर करती है। तो ये वो शासन है जिसको हम बोल रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम जोड़ रहे हैं आम जनता को भी उनका एक तरह से राजनीति के साथ, उनको एक तरह से उनका सरकार चलाने के अंदर उनका कनेक्शन जो होता है, लिंक होता है, वो जोड़ने का काम है। तो देखिए, नेशनल पंचायती राज दिवस जो है ये बनाया जाता है हर साल 24 अप्रैल को। क्या आप मुझे बता सकते हैं 24 अप्रैल को एक और ग्रेट पर्सनालिटी क्रिकेट की जो है उनका भी जन्म होता है, और इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ग्रास रूट गवर्नेंस हम इसको बोलते हैं, यानी जमीनी स्तर पर शासन जो होता है, और वो शुरू होता है विलेज लेवल से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ग्रास रूट जो है डेमोक्रेसी, वो यानी जमीनी स्तर पर प्रजातंत्र या लोकतंत्र हम इसको कह सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, हम एक वर्ड जो होता है इसे बार बार पढ़ेंगे, इन्हें इस एब्रीवेशन को PRI यानी पंचायती राज संस्थागत जो है संस्थाएं जो बनाई गई थी, कौन कौन सी कमेटियां इसके अंदर आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के साथ जानेंगे। ओके, तो ये जो ग्रास रूट गवर्नेंस जो है यहाँ पे एक तरह से डिजाइन किया गया है ताकि पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ आम जनता को जोड़ा जाए, और जिससे कि उन्हें भी सरकार कैसी चलाई जाती है, किस तरह से उनका पार्टिसिपेशन जो होता है वो लिंक किया जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए नेशनल पंचायती राज दिवस क्योंकि 24 अप्रैल को लागू किया गया था, इसीलिए इसे हम नेशनल पंचायती डे की फॉर्म में भी बनाते हैं। पंचायती राज जो है ये एक सिस्टम है, ये एक तंत्र है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, यानी स्थानीय सरकारें जो कि कहाँ से चल रही हैं, विलेजेस से चल रही हैं। और जो कि विलेजेस हैं तो हम कह रहे हैं कि रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत जो है। और इसके साथ साथ अगर वो शहरी है तो उसे वहां पर हम बोलेंगे म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम, नगर पालिका, आपने सुना होगा, नगर परिषद सुना होगा। तो इस तरह की ये जो होता है यहाँ पर हो जाते हैं आपके मेयर हो जाते हैं जो हेड होंगे। और अगर हम विलेजेस की बात करते हैं तो इसमें हो जाते हैं सरपंच और पंच। सरपंच बेसिकली जो है वो हेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट की लोग यहाँ पे खुद से शासन चलाएंगे, और इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक तरह से यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस बता देती हूँ। एक होता है ग्राम सभा और एक होती है ग्राम पंचायत। इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई एक विलेज है, ये जस्ट इमेजिन, ये हमने विलेज को कंसीडर किया है। इसमें रहने वाले वो लोग जो 18 और अबव हैं, 18 से यानी 18 साल या इससे ऊपर हैं, यानी कहने का मतलब है कि जिनको वोट देने का राइट होगा, जिनको वोट करने का अधिकार होगा, वो ऑटोमेटिकली वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, वहां की क्या कह सकते हैं हम कि
ग्राम सभा के अंदर, मीन्स ग्राम सभा के अंदर वो लोग आ जाएंगे जिनका वोटिंग कार्ड में नाम होगा, जिनके पास ये राइट है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो 18 साल या इससे ऊपर के सभी लोग आ जाएंगे ग्राम सभा के अंदर। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है जो लोग इलेक्ट होंगे, जो लोग चुने जाएंगे, मीन्स जहां पर पंचायत बनेगी, जहां पर सरपंच बनेंगे, और सरपंच बनने के लिए कम से कम उम्र जो है वो होती है 21 साल। यानी 21 साल के अगर आप हैं तो आप इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं सरपंच के लिए। और अगर हम कहें कि ग्राम सभा का मेंबर बनने की एज कितनी है, तो वो है 18 साल। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो कि काफी दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम किसने ये स्थानीय सरकार का जिक्र किया था? क्या ये लॉर्ड वेलिस ने थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, या महात्मा गांधी थे, या लॉर्ड रिपन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। दिस इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड रिपन वो इंसान थे जो भारतीयों के प्रति काफी सहानुभूति रखते थे, और मतलब अंग्रेजों की आंख में तो वो खड़कते थे, क्योंकि मेनली वो ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा काम नहीं करते थे, लेकिन भारतीयों के प्रति उनके मन में बहुत सहानुभूति थी। तो लॉर्ड रिपन जी ने ये स्टार्ट किया था। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ हम महात्मा गांधी जी के जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, उनको भी नहीं भूल सकते, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि राम राज्य की कल्पना की थी। तो इसीलिए आर्टिकल 40 जो होता है पंचायतों से रिलेटेड, उसको ऐड किया गया था। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पीआरआई। पीआरआई होप सब आपको क्लियर हो गया होगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाएं जो भारत में है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, मीन स्थानीय सरकारें। सबसे पहले देखिए ये 3 टियर सिस्टम हम इसको बोलेंगे, 3 टियर सिस्टम, जहां पर 3 स्तरीय, 3 तरह के स्तर हैं। जहां पर सबसे पहले हमें पता है कौन सा लेवल आता है, विलेज लेवल आता है, विलेज लेवल आता है जहां पर, और विलेज लेवल पे बनती है ग्राम पंचायत, मींस गांव में जो भी सरपंच जुड़ के आएंगे, जो पंच हो जाएंगे, एंड देन जो कुछ विलेज होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक, या आपने सुना होगा जिसको हम तहसील की फॉर्म भी बोल देते हैं। वैसे तहसील डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं कहीं, बट बेसिकली ब्लॉक होते क्या है, कुछ गांवों के समूह को बोलते हैं ब्लॉक। एंड ब्लॉक लेवल पे जो चुन के आएंगे वो होती है पंचायत समिति, पंचायत समिति। एंड देन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तरीय, जो होती है जिला परिषद, जिला परिषद होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और पंचायत समिति जो है ये इंटरमीडिएट लेवल पे हो जाती है। अगर हम कहें कि कौन से पार्ट के अंदर हम इनको पढ़ते हैं, नॉर्मली देखिए पहले 22 पार्ट थे। पार्ट का मतलब हो जाता है, आप कह सकते हैं चैप्टर, चैप्टर की सेंस में, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। पहले 22 थे, अब हो गए हैं 25। तो पार्ट 9 के अंदर हम पढ़ते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को, मीन्स हमारी स्थानीय सरकारों को। इसको बहुत याद रखेंगे अच्छे से। एंड आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 40 है, जिसमें कि राम राज्य की कल्पना की गई है। एंड शेड्यूल की बात करते हैं तो 11th एंड 12th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बात करता है गांवों में कौन सी होती है, मीन्स कहने का मतलब है कि जो हमारी ग्राम सभा होती है। एंड 12th नंबर जो है वो शेड्यूल डिस्कस करता है यहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, म्युनिसिपैलिटीज जो हमारे नगर निगम होते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जाती है। और 11 है पंचायती राज से। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे संशोधन जो होता है 11th वाले के केस में है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड 12th जो शेड्यूल है उसके लिए किया गया था 74th शेड्यूल है यहाँ पे 74th। तो ये चीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पार्ट कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, शेड्यूल कौन सा है, और अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब संशोधन कौन सा किया गया था। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए 73 यानी 73वां और 74वां संशोधन। तो 73वें संशोधन में विलेज लेवल के मीन्स जो पंचायती राज होते हैं उनकी बात हुई है, एंड 74th नंबर पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट मीन्स जो म्यूनसिपैलिटीज होती हैं उनकी बात की गई है। होप सो आपको ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि ग्रास रूट गवर्नेंस ये क्या होती है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी एक कम्युनिटी है लोगों की जो कि इलेक्शंस में अपना योगदान देते हैं, सरकार चलाते हैं और डिसीजन मेकिंग में यानी जो भी निर्णय लेने हैं वो उनके द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है ये वेलफेयर स्टेट है इंडिपेंडेंस से ही, और ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स भी रहे हैं, सिद्धांत भी रहे हैं सरकार के कि एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाया जाए, जो भी इग्नोरेंस है डिजीजेस की, डिजीजेस को भी रोका जाए, उन्हें मतलब कहने का है कि उसे खत्म किया जाए एक तरह से, और जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी जो असमानता है अवसरों की, अपॉर्चुनिटीज की, उसको भी खत्म किया जाए, और इसके साथ साथ हम बेटर हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को दे सके। तो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर काम करता है, जिसमें से पहला है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, एंड थर्ड नंबर का है लोकल। इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल का मतलब होता है संघीय, हम इसको हिंदी में बोलेंगे, और इसका मतलब हो जाएगा जहां पर पावर डिवाइडेड है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि स्टेट के अंदर भी गवर्नमेंट्स होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, मीन्स जिनको हम बोलते हैं स्थानीय सरकारें, जो कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज इसके अंदर आते हैं। इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज मीन्स जो अर्बन एरियाज में होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म आपने यूज करना है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों वर्ड्स के अपने अपने मीनिंग है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, मीन्स जहां पर लोग जो है एक तरह से क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को चलाने में, यानी प्रजातंत्र हम जिसको बोलते हैं। और हम साथ में ये भी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर पावर का डिवीजन हो जाता है। पावर का डिवीजन मीन्स जैसे हम देख सकते हैं इंडिया के अंदर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट भी है। तो पावर का डिवीजन हो गया, एक ही इंसान के हाथ में पावर नहीं है, या हम कह सकते हैं कि सेंटर है तो सेंटर के हाथ में पूरी की पूरी पावर नहीं है। स्टेट के अंदर, यूटीज के अंदर अलग अलग यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड की गई है। तो जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको आप हिंदी में कहेंगे लोकतंत्र या विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ही होता है जब पावर को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, एक ही इंसान के हाथ में पावर नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था मोनार्की सिस्टम होता था, मीन्स राजा शासक होता था, तो उसमें क्या होता था, वहां पे किंग जो होता था वही पावरफुल होता था, उसके हाथ में पावर होती थी। उसका मूड अगर अच्छा है तो अगर किसी ने सजा की दी है तो मतलब वो राजा कम सजा दे देता था या कुछ ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा प्रोविजन नहीं है, मोनार्की सिस्टम नहीं है, अब डेमोक्रेसी आ चुकी है। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम जानते हैं ये बैग्स की ट्रिक क्या है।
तो बैग्स की जो ट्रिक है वो बताती है हमें कौन कौन सी कमेटी टाइम टू टाइम आई, जिसके कारण जो पंचायती राज सिस्टम है ये इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कहने का मतलब है एक संवैधानिक दर्जा मिला, इसे एक एक्ट बनाया गया। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन सी कमेटी आती हैं उसे हम ट्रिक से देख रहे हैं। बी, बी का मतलब होता है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपना जो सजेशन होते हैं वो दिए थे, जिसमें इन्होंने बताया था कि 3 टियर सिस्टम जो होता है विलेज लेवल पे, देन ब्लॉक लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो आज भी फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले इन्हें ही एक तरह से मेन क्या कहा गया है, इन्हें ही कंट्रीब्यूशन मेन दिया गया है। तो ए यहाँ पे ए से हो जाएगा अशोक मेहता। अशोक मेहता जिन्होंने सेकंड नंबर पे भी जो आए थे, कहने का मतलब है इस रिकमेंडेशन के अंदर याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता में 3 इनके एक तरह से इनके नेम के अंदर 3 वर्ड्स हैं, तो 3 तरह की जो एक तरह की 3 टियर सिस्टम जो होता है पंचायती राज का वो इन्होंने सजेस्ट किया था। अशोक मेहता जी के नाम में 2 आप वर्ड्स देख सकते हैं, तो इन्होंने 2 टियर सिस्टम जो है 2 स्तरीय मीन्स जिसको हम कह सकते हैं कि द्विस्तरीय 2 लेवल पे जो सिस्टम है वो दिया था इन्होंने। एंड जी से यहाँ पे आता है जीवी के राव। जीवी के राव जो हैं, एंड देन एस जो आते हैं उनका नाम है सिंघवी, जिनको हम एल के सिंघवी सिंघवी के नाम से भी जानते हैं, मेनली क्योंकि ये सिंघवी कमेटी के नाम से बहुत फेमस हुई थी। और इन्होंने ही ये कहा था कि जो पंचायती राज है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से स्टेटस दे दिया जाना चाहिए, संवैधानिक इनको दर्जा दे दिया जाना चाहिए, जो बाद में दिया भी गया था। टाइम टू टाइम कई गवर्नमेंट्स आई थी लेकिन टाइम लग गया, फाइनली इनको फिर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। सबसे पहले बी से आते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, देन ए से आई थी अशोक मेहता कमेटी, जी से आई थी जीवी के राव कमेटी, एंड एस से आई थी सिंघवी कमेटी, जिसको हम पॉपुलरली सिंघवी कमेटी के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसके बाद ये क्वेश्चन भी आता है कि किस किस ईयर में आई थी। अगर आपके पेपर में आ जाता है तो उसको याद करने के लिए एक नंबर ले सकते हैं आप 2081। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता है सबसे पहले 1957 के अंदर यहाँ पे आती है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आती है यहाँ पे। ओके, 54 के अंदर, देन उसके अंदर आप 20 और जोड़ लीजिए। 1950 के अंदर जब आप 20 को जोड़ेंगे तो ये लगभग एक तरह से 1957 कर लेते हैं। 1957 ओके, 57 यहाँ पे हो जाएगा, 77 हो जाएगा लगभग। उसके बाद आप 8 और जोड़ लीजिए इसके अंदर। 8 और जोड़ेंगे तो 7 और 8 14 और ये 15, यानी 1985 के अप्रोक्सीमेट जीवी की राव कमेटी आ जाती है। फिर इसमें 1 और जोड़ेंगे तो 1986 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये डेट्स हो गई हैं, ये वो ईयर्स हो गए हैं जब जब ये कमेटीज एस्टैब्लिश की गई थी। इनके बारे में और नॉलेज हम अपडेट करते हैं। देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, ये पंचायती राज जनरली सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे आता है जो कि किया गया था 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। फिर इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। पहला आता है फेज ऑफ डोमिनेशन 1959 से 1964 में। इसमें मेनली पंचायती राज के स्ट्रेंथनिंग के लिए काम किया जाता है, विलेज में एडमिनिस्ट्रेशन को कम करने के लिए, मींस सरकारी अफसरशाही जो होती है उसका दबदबा जो था वो ज्यादा था, लोगों में भय होता था अफसरों का, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो स्ट्रेंथनिंग पंचायत में, यानी पंचायतों को और मजबूती देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1957 के अंदर एक टीम को अपॉइंट किया जाता है स्टडी करने के लिए
किसकी, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जिसको हम पॉपुलरली CDP के नाम से जानते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है उसको उसके जो भी एक तरह से जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं उनको स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। और इसके साथ साथ होता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, और ये टीम जो होती है लीड की जाती है बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। उसके बाद ये टीम रिसर्च करती है बहुत सारी, कहने का मतलब है स्टडी के बाद ये अपना सजेशन देते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की जाती है पंचायती राज की, जिसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण हम कहेंगे। जिसका गोल क्या रहता है कि एम्पावरमेंट करना है, सशक्तिकरण करना है। जो लोग कहाँ पे हैं, विलेज लेवल के हैं, क्योंकि विलेज के लोगों को ही हमें जोड़ना है। इस जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, सरकार के जो भी एक तरह से कार्य हो रहे हैं उनको सेल्फ एफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। तो ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया इस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। ये पहली बार एक्सपेरिमेंट होता है और ये होता है गांधी जयंती पे, मीन्स 2 अक्टूबर 1959। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है, उनका भी जन्मदिन होता है। और देखिए कब हुआ था, यहाँ पे हम देख सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ये पहली बार हो रहा है नागौर। नागौर ये जो है राजस्थान के अंदर है, वहां पे ये शुरू किया गया, नागौर इन राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और राजस्थान में क्या किया जाता है, 3 टियर सिस्टम जो होता है PRI का, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, जिसमें 3 टियर सिस्टम को लागू कर दिया जाता है। और ये अप्रोक्सीमेट 3 डिकेड्स तक, एक डिकेड में होते हैं 10 साल, तो 3 डिकेड में हो जाएंगे 30 साल तक। ये क्या किया जाता है वहां पे, इसी तरह से वहां पे लागू कर दिया जाता है। उसके बाद बाकी की स्टेट्स आती है, लाइक आंध्र प्रदेश आता है, वो भी इस सिस्टम को फॉलो करता है और एडॉप्ट कर लेता है 1959 में। उसके बाद तमिलनाडु 2 टियर सिस्टम जो होता है वो एक तरह से एडॉप्ट कर लेता है, अपना लेता है। वेस्ट बंगाल जो है वो भी 4 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम तो हमने देखा, उसके साथ साथ एक और जो है न्यायालय पंचायत, मीन्स जुडिशरी पंचायत जो होती है उसको भी एस्टेब्लिश करता है। और जो भी विलेज लेवल के जो केसेस होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, उनको एक तरह से उनका निपटारा किया जाता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर ऑलरेडी बहुत पेंडिंग केसेस होते हैं, सो दैट कि बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग ना रहे, कम बर्डन हो कोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह का ये इनिशिएटिव लिया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि रिकमेंडेशंस जो थी BR मीन्स बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा, तो इसमें मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि 3 टियर स्ट्रक्चर होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। और 3 टियर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले होता है आपका विलेज लेवल पे, देन विलेज का जो ग्रुप होता है वो बनाता है ब्लॉक यहाँ पे, एंड यहाँ पे है पंचायत समिति है, यहाँ पे ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत जिसको हम कह सकते हैं, लास्ट में जिला परिषद यानी जो बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए बताया गया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जानी चाहिए इन इंस्टीट्यूशन को, कि ये प्रॉपर वे से यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट है वो लागू किया जाए अच्छे से। एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में उनको संसाधन भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इनको। एंड होल सिस्टम जो पंचायती राज का है वो फैसिलिटेट करता है, प्रॉपर पावर का डिस्पर्जल होता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और उनके जो भी रिसोर्सेज होते हैं फ्यूचर के लिए वो भी एंश्योर किए जाते हैं। तो पंचायत समिति जो होती है, पंचायत समिति वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और जो जिला परिषद होती है, जो जिला परिषद होती है वो एडवाइजरी होती है, सलाह देने के काम आती है, एंड कोऑर्डिनेटिंग होती है, समन्वय बिठाने में, एंड सुपरवाइजरी का मतलब होता है जो
सुपरविजन करती है, मीन्स जो देख रेख करती है, और इसमें बेसिकली जो हेड होते हैं वो डीएम या डीसी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो फेजेस ऑफ डिक्लाइन 1969 टू 1983, किस तरह से ये डिक्लाइन होने लग गया। सिस्टम जो कि पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए था, लेकिन ये लागू नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पे कोई एक तरह से मैंडेटरी फीचर नहीं आया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जिक्र नहीं किया गया था कि ये होना ही चाहिए। तो देखिए कैसे कैसे ये चीज डिक्लाइन करती है। तो जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट आती है वो हाई लेवल कमेटी एस्टैब्लिश करती है, यहाँ पे पीआरआईज के ऊपर, मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर, और यहाँ पे हेड आते हैं अशोक मेहता, और ये आते हैं 1977 के अंदर, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रिकमेंड करते हैं, डिजाइन करते हैं पीआरआईज को कि वो प्रॉपर वे से फंक्शन कर सके, एफिशिएंटली फंक्शन कर सके, सो दैट कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, मीन्स लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, पावर का डिवीजन हो, गांव के लोगों को भी जोड़ा जाए। तो देखते हैं हम अशोक मेहता जी की रिकमेंडेशंस क्या थी उनकी कमेटी की। तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कंसीडर किया जाएगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पे, और सुपरविजन करेंगे स्टेट। यानी इन्होंने 2 टीयर सिस्टम दिया था, जिसमें इन्होंने बेसिक जो था वो पहला माना था डिस्ट्रिक्ट को, एंड देन डिस्ट्रिक्ट्स क्या बना रहे हैं, स्टेट को बना रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा था। यह हम कह सकते हैं कि देखिए जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स का जो ग्रुप होता है वो बनता है मंडल, या हम कह सकते हैं इनको बोलते हैं डिवीजन, डिवीजन। ओके। तो a number of villages may be grouped to constitute मंडल पंचायत। कई सारे गांव जो है वो मिलके मंडल पंचायत बना रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है कि अशोक मेहता कमेटी जो है ये 2 टीयर सिस्टम को सजेस्ट कर रही थी, जिसमें एक था डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला पंचायत और एक था मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में गांव हो जाते थे, कई गांवों का समूह हो जाता था, और इसमें डिस्ट्रिक्ट हो जाती थी। और ये दोनों किसके सुपरविजन में काम कर रहे हैं, स्टेट के सुपरविजन में। स्टेट यहाँ पे हेड है एक तरह से। पंचायती राज इलेक्शंस जो होते हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि कहाँ के होंगे, स्टेट के होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी स्टेट के अंदर, मींस लोकल गवर्नमेंट के, या हम कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि हम कह सकते हैं कि राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वो कंडक्ट करवाता है। यहाँ पे इंडिया के जो होंगे, या हम कहें कि सेंटर के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है इस पॉइंट में, तो होप सो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मीन्स जो मुख्य चुनाव आयोग होंगे किसके, राज्य के, उनके साथ वो जो भी एक तरह का कंसल्टेशन है, सलाह मशवरा है, वो करेंगे। एंड यहाँ पे एससीज यानी शेड्यूल कास्ट और जो एसटीज हैं, मींस शेड्यूल ट्राइब्स जो होती है, जनजातियां, उनकी सीट्स को रिजर्व किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जनरली ये 1/3 है अब। और इसके अलावा वुमेन रिजर्वेशन भी है यहाँ पर। जितने भी डेवलपमेंट फंक्शंस होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, वो किए जाएंगे किसके अंडर, जिला परिषद के अंडर। तो यहाँ पे देखिए फेजेस ऑफ रिवाइवल की हम बात करते हैं 1983 एंड ऑनवर्ड्स। इसके बाद क्या क्या होता है यहाँ पे, जीवी के राव कमेटी जो होती है वो अपॉइंट की जाती है, और ये किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, प्लानिंग कमीशन मींस योजना आयोग के द्वारा। और ये कब की जाती है, एक तरह से गठन किया जाता है इसका 1985 के अंदर। ये कमेटी रिकमेंडेशन करती है, क्या क्या रिकमेंडेशन करती है इसे हम देखते हैं, ताकि स्ट्रेंथन मजबूती दी जाए एंड रिवेटलाइज द रूट्स ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मीन्स जो विलेज लेवल पे जो डेमोक्रेसी है इसमें दोबारा से दमखम डाला जाए। तो सबसे पहले देखिए जिला जो कि डिस्ट्रिक्ट हम इसे कहते हैं, ये पाइवोटल इंपॉर्टेंस रखता है, मीन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसको लाया जाए, और ये कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो प्रॉपर यूनिट है प्लानिंग और डेवलपमेंट का। तो रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा कि जो फंक्शंस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ है, पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो कमिश्नर हैं उनकी पोस्ट भी यहाँ पे क्रिएट की जाएगी, और वो एक्ट करेंगे सीईओ की तरह, या जो जिला परिषद के हेड है उनकी तरह। जिला परिषद के सीईओ होंगे, ऐसे कहेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे आती है एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी ने क्या कहा था, देखिए राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आती है 1986 के अंदर, क्योंकि 1984 के अंदर क्या होते हैं, इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, और उसके बाद इमीडिएटली जो होते हैं नेक्स्ट पीएम बन जाते हैं उन्हीं के ही सुपुत्र राजीव गांधी। तो वो अपॉइंट करते हैं एक कमेटी जो कि रिवेटलाइजेशन करती है पीआरआईज का, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, डेमोक्रेसी के लिए और डेवलपमेंट, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल एम सिंघवी। यहाँ पे कमेटी रिकमेंडेशन देती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है, मीन्स संवैधानिक एक पहचान दी जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एल एम सिंघवी कमेटी का यहाँ पर, और ये सजेस्ट करती है कि यहाँ पे रेगुलर यानी नियमित एक ड्यूरेशन के बाद, रेगुलर का मतलब होता है नॉर्मली 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं, और फ्री मींस जहां पर कोई भी धांधली ना हो, फेयर इलेक्शंस जो होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाएं। और ये किसके द्वारा किए जाएंगे, ये किए जाएंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हर राज्य में चुनाव आयोग होता है, उसी राज्य का कंडक्ट करवाएगा इलेक्शंस को भी, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उनके जो कमिश्नर होते हैं और उनके बाकी जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो इलेक्शंस को फेयरली तरीके से कंडक्ट करवाएंगे। ओके, जो न्यायालय पंचायत होते हैं उसको भी एस्टेब्लिश किया जाएगा क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए। क्लस्टर ऑफ विलेजेस यानी विलेजेस का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उनके लिए। तो एक तरह से हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं। कमेटी जो होती है वो फोकस करेगी ग्राम पंचायत के ऊपर, क्योंकि एक विजिबल यूनिट होगा ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जो विलेज पंचायत होगी उसे इक्विप्ड किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको चलाना है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी वित्तीय संसाधन तो आपके पास होने ही चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्म हो रहा है पंचायती राज का, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एल एम सिंघवी कमेटी जो होती है वो रिकमेंड कर रही है, और यहाँ पे सरकार थी राजीव गांधी जी की। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज होती है, यहाँ पे 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, और जो कि लोकसभा में पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में ये बिल फेल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये काम एक लिटिल बिट तरीके से थोड़ा सा जो होता है वो रुक जाता है। फिर और भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स आती हैं। देखिए नवंबर 1989 के अंदर वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी लीडरशिप के अंदर ये एक तरह से बिल लाया जाता है, और यहाँ पे भी इतना ज्यादा काम नहीं होता है क्योंकि सरकार जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है, वो गिर जाती है। तो यहाँ पे नरसिंह महाराव जो होते हैं, नरसिंह महाराव प्राइम मिनिस्टर बने थे 1991 के अंदर, और इन्हीं के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलपीजी जो होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये वाला जो सिस्टम है लाया गया था। और प्लस में 1991 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में इस बिल को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, पास करवाया जाता है, और फाइनली यहाँ पर फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे 1992 के अंदर हो जाता है, और इसको फोर्स कर दिया जाता है, मीन्स इसको लागू कर दिया जाता है 24th अप्रैल 1993 को। इसीलिए हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 24th अप्रैल को हम बनाते हैं नेशनल पंचायती दिवस, यानी राष्ट्रीय पंचायती दिवस बनाया जाता है। इसी चीज को, इसी इवेंट को एक स्पेशल यहाँ पे एक तरह से जोड़ा गया है
इसके साथ साथ देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाया जाता है, वो भी साथ में ही होता है। और उसके अंदर क्या होता है, देखिए ये भी 1992 के अंदर है। ये होता है अर्बन जो गवर्नमेंट होती है, मीन्स शहर के अंदर, क्योंकि शहर में तो आपको पता है कि वहां पे तो सरपंच नहीं बनेंगे ना, तो शहर में कौन होंगे, शहर में मेयर होते हैं, जैसे वार्ड के अलग अलग इलेक्शंस जो होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का, देखिए पार्ट यहाँ पे है, पार्ट 11 नहीं है, यहाँ पे हम करेंगे पार्ट 9। पार्ट 9 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया जाता है। और यहाँ पे पार्ट जो प्रोविजन होते हैं, देखिए आर्टिकल्स 243 टू 243 ओ। एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर किसी भी आर्टिकल के साथ, नंबर के साथ अगर कोई भी अल्फाबेट दिखा है आपको, तो इट मीन्स ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ये किसके थ्रू आया है, कोई ना कोई संशोधन करके ऐड किया गया है। तो इस तरह से ABCDE हो गया, F हो गया, G हो गया, HIJK, ये सब ऐड हो रहे हैं किसके अंदर, 243 में। और ये किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से। जैसे ए वाला जो है ये किससे रिलेटेड है, जो भी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा से रिलेटेड है। एंड बी वाला जो हो जाएगा वो रिलेटेड है एक तरह से उनको बिल्ड करना, यानी बनाना, किस तरह से बनेगा। एंड सी यानी ग्राम सभा की कॉम्पोजिशन कैसे होगी, उसकी संरचना कैसे होगी। तो ये अलग अलग पार्ट जो है, यानी 243 के जो है वो इलेक्शंस के रिगार्डिंग बताता है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 29 फंक्शनल आइटम्स हैं पंचायत के, जो अलग अलग हैं, लाइक कर वसूली कहाँ से होगी, या और भी अलग अलग काम जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं पंचायतों के, जो इसमें शामिल हैं। तो अमेंडमेंट जो था, देखिए आर्टिकल 40 के अंदर यहाँ पे किया गया था, आर्टिकल 40 के अंदर, जो कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंड्यू them with such powers and authority as many as necessary to enable them to function as a unit of self government। कि ये स्टेट जो होती है वो टाइम टू टाइम इलेक्शन कंडक्ट करेगी और विलेज में पंचायत को बनाएगी, और जो कि पावर का डिवीजन होगा और फंक्शंस वो एक तरह से एक्ट करेंगे, ये बताया गया। तो देखिए सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले है 3 टियर सिस्टम। 3 टियर आज भी यही फॉलो किया जाता है। सबसे पहले होता है यहाँ पे विलेज लेवल पे ग्राम सभा होती है, एंड ग्राम पंचायत देन बनती है, ग्राम यहाँ पे होती है ग्राम पंचायत है, यहाँ पे पंचायत समिति है, एंड यहाँ पे ब्लॉक, एक तरह से ब्लॉक नहीं जिला परिषद बोलेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गई। इलेक्टेड मेंबरशिप, यहाँ पे जो भी पर्सन्स होते हैं वो चुन के आते हैं। मैंने बताया था 21 साल कंटेस्ट करने की, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट होने की भी एज है, या हम कहें कि सरपंच बनने की कम से कम एज है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यस सीटों के लिए जो है रिजर्वेशन है, यहाँ पे ये भी प्रोविजन किया है। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 साल जो है, उसके बाद हर साल इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे 5 साल का ड्यूरेशन पूरा होने के बाद। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, अगर कोई भी मेंबर मतलब अयोग्य पाया जाता है तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड पावर्स एंड फंक्शंस, अलग अलग पावर्स का प्रोविजन है यहाँ पे, फंक्शंस उनके कार्य बताए गए हैं। फाइनेंसेस ऑफ द पंचायत, यानी पंचायत के आय के स्रोत भी बताए गए हैं कि किस तरह से पंचायत जो है अपना कर वसूल कर सकती है, सो दैट कि वो अपने सिस्टम को बहुत अच्छे से क्या कर सके, रन कर सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राम सभा। तो फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट एंड स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, जिसमें है टू हेल्प इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी विकास के जितने भी कार्य हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, स्कीम्स को लोगों तक लेके जाना, वहां तक लोगों को अवेयर करवाना, क्योंकि विलेज लेवल पे हो सकता है कि लोग इतने ज्यादा अवेयर ना हो। टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज, जो भी
कोई स्कीम है उसके जो बेनिफिशरीज हैं उन तक वो स्कीम लेके जाना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है सरकार के द्वारा जो लॉन्च किए जाते हैं। अगर ग्राम सभा फेल हो जाती है ऐसे बेनिफिशरीज तक पहुंचाने में एक रीजनेबल टाइम में, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत जो होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए जो भी बेनिफिशरीज हैं, टू सोलिसिट सपोर्ट इन कैश, और यानी एक तरह से सपोर्ट करना है या तो कैश से या इस तरह से वॉलेंट्री लेबर फ्रॉम द पब्लिक फॉर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी समुदाय के विकास के लिए टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स को रन किया जाएगा। टू सपोर्ट द प्रोग्राम्स ऑफ मास एजुकेशन मीन्स ह्यूज अमाउंट में, जैसे कहने का मतलब है बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया जाएगा, फैमिली वेलफेयर परिवार के कल्याण के लिए काम किया जाएगा। टू प्रमोट यूनिटी हार्मनी अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ द विलेज, यानी गांव के सभी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए काम किया जाएगा। टू सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम मुखिया, अप मुखिया एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत अबाउट द पर्टिकुलर एक्टिविटी स्कीम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मीन्स आप उनसे कोई भी सलाह ले सकते हैं, जो भी मुखिया हैं सरपंच हैं। टू डिस्कस द रिकमेंडेशन अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, कोई भी विजिलेंस कमेटी है उसके रिगार्डिंग, और अदर रिलेटेड मैटर्स नोटिस करना ग्राम सभा को। टैक्सेस को लगाना, रेट्स रेंट्स फीस जो होते हैं रेट्स, ये सब जो भी मैटर्स होते हैं ग्राम पंचायत के उनके ऊपर डिसीजन लेना, ये सब चीजें की जाती हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन थैंक यू so much and bye bye. Very soon we will meet in the upcoming videos.